क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट। शुरुआत करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। ठीक है, जो कि हमें बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 12, है ना, तो 12 को हम लोग 2, 6, तो आपने उसके फैक्टर बनाए और आगे जब आपने किया तो हमें कुछ मिला कि आप 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, अलग अलग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में 12 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 18 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है जिसको कि हम लोग 2 × 3 × 3, ये उसके प्राइम फैक्टर्स हैं। आप 18 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। 20 एक कंपोजिट नंबर है जिसके फैक्टर्स 2 × 2 × 5 बन सकते हैं, जो कि प्राइम नंबर्स हैं। ओके, 50 एक अलग कंपोजिट नंबर है और आप इसे 2 × 5 × 5 दैट मीन्स प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक कंपोजिट नंबर का अपने प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो कि यूनिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नई बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 1.1 में दिखेंगे और अगर हमारे पास में पुराना एनसीईआरटी वाला बुक है तो ये क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज 1.2 में दिखेंगे। ओके, हमें क्या करना है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, है ना। तो अगर हमें डायरेक्ट प्राइम फैक्टर्स ना बनाने आए तो हम लोग सिंपल अपना जो मेथड है एलसीएम वाला, सबसे पहले वो एलसीएम हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 35 और अगर इसको और ब्रेक करते हैं तो 5, 7, 7, 1। देखिए 2, 2, 5, 7 ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, चलो अब जिस तरीके से बोला गया है उस तरीके से हम इसको अरेंज कर देते हैं। 140 है, 140 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 70, है ना, और 70 के बाद में हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं 35 और ब्रेक कर सकते हैं 5 और 7। अब मुझे ये क्या दिख रहा है कि सारे के सारे मुझे प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स मैं 140 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकती हूँ 2 × 5 × 7। ओके, नेक्स्ट 156। सबसे पहले इसका भी एलसीएम ही निकाल देते हैं। 156 का एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तो 718। ओके, 2, 3, 9 हमें मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे आप तो 13 मिलेगा। अब 13 1 लेकर आएगा, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आपको मिल गए। 156। ओके, आप इसको लिख सकते हैं 2 × में 78 करके, 2 × में 39 करके, 3 × 13 करके। ओके, सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए आपको। एंड 156 इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 13। नेक्स्ट 3825, 3825। ठीक है, आप इसके भी फैक्टर्स बनाकर लिख सकते हैं। देखो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7, 6, 5। ओके, अगेन जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा 153। अब 153 अगेन 3 से डिविजिबल है तो ये कुछ देगा हमें 5 और 1। ओके, अगेन ये 3 से डिविजिबल है जो कि मुझे देगा 1 2 17। डन। आप देखो ये सारे प्राइम फैक्टर्स आपको मिल गए। मतलब अब आप लिख सकते हैं 3825 इक्वल्स टू 5 × 5 × 3 × 3 करके। ओके, सेम एज इट इज आप 505 को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो देखो क्या मिल जाएगा 1001। ओके, अब 1001
ये किसके टेबल में आता है भाई? 1001 हमें मिलता है, जी हाँ, 7 के टेबल में। और ये हमें कुछ मिलता है 143 टाइम्स। ओके, अब 143 हमें मिलता है 11 के टेबल में। 11 वन जा 11 हो जाएगा, 3 दे देंगे इसको तो 13 हमें मिलेगा। तो ये हो जाएगा 13। प्राइम फैक्टर्स मिल गए हमें 5005 के, 5, 7, 11 और 13। ओके, 7429 डन। अब इसके भी फैक्टर्स हम लोग बना सकते हैं। जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो देखें 7429 के फैक्टर्स हमें कुछ मिलेंगे 17 और 437 करके, ठीक है। और 19 इसका फैक्टर मिलेगा जो कि 23 टाइम्स को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स आप 7429 को लिख सकते हैं 17, 19, 23। इसमें अगर डायरेक्ट करने में दिक्कत हो तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा। ओके, चलो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम निकालने के लिए और एचसीएफ निकालने के लिए भाई सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमें चाहिए, है ना। तो 26 को का पहले हम लोगों ने एलसीएम निकाला, 213 आया, देन 13 वन टाइम। ओके, और 91 को जब हम लोगों ने चेक किया तो 91 मतलब किस टेबल से ये कैंसिल आउट हो पाएगा? 7, जी हाँ, 7 के टेबल से वन टाइम, 2 दे दिया इधर, 13, 13, 1। ओके, तो 26 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास में 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर्स आ गए 17 इंटू 13। अगर आप एलसीएम निकालना चाह रहे हैं 26 और 91 का, तो देखो एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो मतलब जैसे 2 हो गया, 7 इधर भी है और 13 दोनों में है, तो एक बार लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपके लिए इसका एलसीएम, है ना। और अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 26 और 91 का, तो आप क्या देखोगे, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? जी हाँ, यहाँ पर दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है 13। दैट मीन्स एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, हमें ये भी वेरीफाई करना है। तो देखो एलसीएम कितना हमारे पास में, 2 इंटू 7 इंटू 13, एचसीएफ कितना, 13। ओके, अब इन दोनों का ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। प्रोडक्ट क्या है, 26 और 91। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं। 26 मतलब देखो, अगर आप 2 को 13 से मल्टीप्लाई करते तो 26 मिलता है, और अगर आप 7 को 13 से मल्टीप्लाई करते तो 91 मिलता है ना। तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट मल्टीप्लाई करके ही लिखना है, नहीं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास में 510 और 92। 510 का फिर से हम लोग जैसे प्राइम फैक्टर्स बनाए थे वैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एलसीएम मेथड। तो ये हो जाएगा 2, 2 और 1, 5, 1, 5, 255 टाइम्स, है ना। फिर 5 के टेबल से कैंसिल आउट किया आपने तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा 51 टाइम्स। ठीक है, फिर ये 3 के टेबल से भी कैंसिल आउट हो सकता है, 1 टाइम, 2 दे देंगे तो 17, जी हाँ 17। ओके, फिर नेक्स्ट वन नंबर है हमारे पास में 92, 92 ये कुछ मिल जाएगा 41646, ये हो जाएगा 2323, तो यहाँ पर आ गया 23। ठीक है साहब, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल दिए, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। अब मुझे निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। देखें सबसे पहले तो हमें इनके प्राइम फैक्टर्स लिखना चाहिए था, है ना। तो अगर हम लोग इनके प्राइम फैक्टर्स देखो लिख रहे हैं
मतलब 510 को मैंने लिखा 2 × 5 × 3 में 17, और 92 को हमने लिखा 2 × 2 × 23। अगर एलसीएम निकाल रहे हैं आप, तो आप सारा 2 कितनी बार देखो दिख रहा है, 2 बार, मैक्स टू मैक्स है ना। 3 एक ही बार है, 5 भी एक बार है, 17 एक बार है, 23 भी एक बार है। और अगर आप इसका HCF देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये 2 एक बार कॉमन मिल रहा है और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो मतलब 2 इसका HCF हो जाएगा। फिर से वही जो चीज हमें प्रूफ करना है, ठीक है। मेरे पास में स्पेस थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। एलसीएम कितना है, 2 × भाई ये अलग क्वेश्चन है ना। 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23 × 2 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। नंबर कौन से है हमारे पास में, 510 और दूसरा नंबर है 92। अब देख लो क्या बराबर है, जी हाँ, ये दोनों नंबर आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज 336 एंड 54। आप 336 का भी पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे और 54 का भी पहले प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, फिर सेम एज इट इज प्रोसेस यही रहेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए भी। ओके, next one is find LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Okay, तो चलो एलसीएम निकाल देते हैं। 12, 15 और 21 तीन नंबर्स दे रहे हैं अब साथ में। तो भाई 12 को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकती हूँ, अगर छोटे नंबर है तो ब्रेक करके आप लिख सकते हैं। मैंने लिख सकती 4 × 3 है ना, और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 3। ये इसके फैक्टर्स बन गए। 15 का फैक्टर क्या बनेगा, 5 × 3। ओके ना, मतलब 3 × 5, दो फैक्टर बना दिया आपने। अब 21 3 × 7। अब हमें क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है किस किस का, 12, 15 और 21 का। जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखो दो कितनी बारी दे रहा है, मैक्स टू मैक्स देखना कितनी बारी दे रहा है, 2 बार है ना। नीचे नहीं है तो भी इट्स ओके, सबके पास नहीं है तो भी चलेगा। अब 3 कितनी बारी दे रहा है, एक बार, हाँ एक बार सब में है तो हमने एक बार लिख दिया। अब ये हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसका एलसीएम मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। तो मल्टीप्लाई करने पर हमें इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 10, है ना। 10 × 3, ठीक, 10 × 3 हमारे पास में दे देगा 30, और 30 × 14 मतलब ये हो जाएगा 30 में क्या मल्टीप्लाई करना है, 14 को मल्टीप्लाई करना है, 28 से 42, 420। ओके, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब आपको निकालना है अगर इसका एचसीएफ, तो देखें एचसीएफ 12, 15 और 21 कॉमन मल्टीपल, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो देखो 3 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों में आपको अवेलेबल हो रहा है, तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। डन। सेम एज इट इज आप ले सकते हैं 17 के जब हम लोग फैक्टर बनाते हैं तो चूंकि एक प्राइम नंबर है तो 1 × 17, 23 एक दूसरा प्राइम नंबर है तो 1 × 23, 29 भी एक प्राइम नंबर है। ओके, तो जब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे 7, 23 और 29 का, तो सारे के सारे 1, 17, 23 और 29 ये इसका एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, ओके ना। अब एचसीएफ अगर हम लोग देखते हैं किस किस का, 17 का, 23 का और 29 का, तो देखो 1 ही एक ऐसा नंबर है जो कि सभी में कॉमन है ना, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट वन इज 8, 9 एंड 25। ठीक है, आप 8 के भी फैक्टर्स बना सकते हैं, जी हाँ, 2 × 2 × 2। ओके ना। 9 का आपने बनाया 3 × 3 और 25 का आपने बनाया 5 × 5। आप निकाल रहे हैं एलसीएम 8, 9, 25 इक्वल्स 2, है ना। थोड़ा सा भाई ब्रेक देकर खुद से भी करने की कोशिश जरूर से करिएगा। देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, 1, 2, 3 है ना। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। 3 कितनी बार है, 2 बार, दोनों को लिखना है जी, दोनों को लिखना है। 5 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं।
HCF कितना हो जाएगा किस किस का भाई, 8, 9 और 25 का। कौन सा नंबर है जो सब में अवेलेबल हो रहा है? 2, 2 इधर नहीं है, 5 भी नहीं, अरे लेकिन 1, 1, 1, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, तो 1 यहाँ पर हमारे लिए HCF कितना हो जाएगा? 1। ओके, नेक्स्ट वन इज गिवन दैट HCF इक्वल्स टू 9 एंड फाइंड LCM, है ना। चलो तो भाई हम लोग क्या जानते हैं, इफ वी हैव टू नंबर्स, कौन से, A and B, then HCF of AB multiply LCM of AB इक्वल्स टू AB होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर नंबर 2 दे दिए, ये बन गया A और ये बन गया B। डन। तो चलो HCF दिया हुआ LCM निकालना है, तो भाई LCM ऑफ 306 एंड 657 क्या हो जाएगा? 306 प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ओके ना, डिवाइड बाय HCF कितना? HCF हमारे पास में दे रहा है 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय HCF 9 दे रहा है। ठीक है, जो टर्म कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 1 3 times 27 3 4, that means 34 multiplied by 657। ओके, मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। डन, इतना कर लोगे ना भाई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। अरे यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया 6 to the power n में, है ना, क्या n की जगह पर अगर हम लोग कोई नंबर रखते हैं तो हमें कोई एक ऐसा डिजिट मिलेगा क्या जिसका एंड 0 से हो रहा है? ठीक है, देखते हैं। चलो n क्या है? कोई नेचुरल नंबर, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 1 2 3 आप रख सकते हैं। हियर द फैक्टर ऑफ, ठीक है, आप 6 to the power n, 6 to the power n की अगर हम लोग फैक्टर बनाते हैं तो 2 into 3 to the power n, दैट मीन्स 2 to the power n और 3 to the power n इसके फैक्टर्स मिल रहे हैं। बट 2 to the power n can never end with the digit 0। ठीक है, आप 2 के पावर में कुछ भी डाल दीजिए, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, उसका एंड 0 से नहीं होता। कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ओके, एंड ऑल्सो and 3 to the power n can never end with digit 0. So 6 to the power n can never end with digit 0। ओके भाई, 0 कब हो सकता है? जबकि आप ये मान के चलिए, जबकि हमारे पास में जो डिजिट है यहाँ पर अगर 5 एक ऐसा नंबर होता है जिसके पावर में हमको 0 मिल सकता है, बट यहाँ पर 5 तो 6 का कोई फैक्टर है ही नहीं, है ना, इसलिए 6 to the power n can never end with the digit 0। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन व्हाई दिस। चलो, आर कंपोजिट नंबर भी, ये ध्यान देना है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ध्यान रखना है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, बिल्कुल सही है ना। चलो भाई देखो, ये एक नंबर दे रहा है, अगर मैंने इसमें से 13 को निकाला कॉमन, है ना, तो क्या बचेगा? 7 into 11 plus 1। ओके, चलिए बिल्कुल सही, 13। अब क्या बचेगा? 77 plus 1। अब क्या हो जाएगा? 13 into 78, एक फैक्टर और 1 तो सबका फैक्टर होता है ना। तो हमें कितने फैक्टर मिल गए यहाँ पर? 3। वी हैव 3 फैक्टर्स। ठीक है, वी हैव 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, है ना, ऑफ द given number. So we can say that the given number is composite. The
नंबर, है ना, गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए तो वो नंबर कैसा होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अब देखो सेम एज इट इज आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। 5 को कॉमन निकाल दीजिए, सबसे पहले क्या बचेगा, 7 6 4 3 2 और 1 + 1 कर दीजिए। ठीक है ना, चाहिए तो मल्टीप्लाई करो भाई, चाहिए तो मत करो, है ना। तो फिर इसके मल्टीप्लाई में आप 1 भी डाल सकते हो। ठीक है, तो एक फैक्टर तो ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, 3 फैक्टर मिल गए आपको। वी हैव 3 फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, सो वी कैन से दैट द नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, दैट्स ऑल, बस ना कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, यहाँ पर 6 है तो ये 7 होगा। ठीक है, 10 नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इसको 7 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। कहने का मतलब भाई स्पीड रवि की ज्यादा है, सोनिया जी आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो रही है ना। चलो आप क्या कर रहे हो, आप एक सर्कुलर पाथ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हो, घूम रहे हो भैया। ठीक है, चलो जॉगिंग जरूरी है तो अच्छी बात है, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो, है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, चलो ठीक है भाई, दोनों ने एक ही पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लिया, इससे उन्होंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। सेम टाइम, एक ही टाइम पर दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई देख लो, जरा एक बात को ध्यान रखना है, सोनिया जी आपकी स्पीड कम है, रवि सर आपका स्पीड फास्ट है ना। तो बेटा जब रवि और सोनिया एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे तो रवि जी थोड़ा सा कुछ आगे जाएंगे, इस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहले पहुंचेंगे और सोनिया जी को थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर पहुंचने में, है ना। क्यों, क्योंकि उनकी स्पीड कम है। ठीक है, तो मतलब अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई, कितनी देर के बाद में, कितनी देर के बाद में ये दोनों बच्चे सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मतलब वो मैक्स टू मैक्स कितने सर्कल ले पाएंगे, कितने टाइम पीरियड के बाद में वो एक दूसरे से मिल पाएंगे, है ना। तो देखो जो दोनों का टाइम है ना, 18 और 12 आप उनका एलसीएम ले लीजिए। 18 के पहले फैक्टर बनाया, 2 × 3 × 3, ठीक है, 6 6 3 18, 12 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम ऑफ 18 और 12 कितना, 2। दो बारी 2 कितनी बारी है, 2 बार, है ना। 3 कितना टाइम्स है, वो भी 2 बारी है। 2 × 2 4, 4 3 12, 12 3 36 भाई, 36 मिनट के बाद में सोनिया जी और रवि सर एक दूसरे से सेम पॉइंट पर मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। भाई इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम लोग ये कॉन्ट्रडिक्शन मान के चलते हैं, एज्यूम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि √5 कैसा है, इज अ रैशनल नंबर। ओके ना, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, मान के चले आप, है ना। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसे a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where a and b are को प्राइम, है ना। को प्राइम नंबर क्या होता है भाई, जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, मतलब ए और बी को आप और ज्यादा कैंसिल आउट नहीं कर सकते। 3/7, 3/7 कैसे नंबर्स है, को प्राइम नंबर है ना। तो ऐसे आपने नंबर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा भाई, अब ये हो जाएगा b√5 = a। ठीक है ना, हाँ साहब बिल्कुल ठीक है। अब क्या किया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। ठीक है, तो रूट हट जाएगा और यहाँ पर b² मिल जाएगा और ये a² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, एग्री करते हो ना भाई। चलो अब b² a²/5। ठीक है, ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। अब भाई देखो, इक्वेशन नंबर सेकंड को जब मैं देख रही हूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 5 डिवाइड्स a² है ना,
अच्छा, अब अगर 5a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। ओके, डन। अब अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो पर्टिकुलर कुछ नंबर में तो डिवाइड करेगा ना भाई, मुझे नहीं पता वो नंबर कौन सा है ना। मैंने सपोज किया कि भाई ये जो 5 है वो a को ना c 5c टाइम्स तक डिवाइड कर रहा है। चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, c टाइम तक डिवाइड कर रहा है तो फिर हमारे लिए हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो ये मिला 25c²। ओके, इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे देते हैं। डन, दे दिया आपने, इट्स ओके। चलिए, a² इक्वल्स टू 25c²। पुट क्या करूं भाई मैं, पुट a² इक्वल्स टू 25c² इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन में डालना है? जी हाँ, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, डाल दिया आपने। b² इक्वल्स टू 25c² डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये हो जाएगा 5। डन। b² इक्वल्स टू 5c²। अरे यहां से देखो एक और चीज समझ में आ रही है भैया, c² इक्वल्स टू b² बाय 5 भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है ना। चलो नाम दे देते हैं इसको भी। एक इक्वेशन कहाँ तक पहुंचे, 3 तक पहुंचे, 4 नाम दे दिया आपने। अब यहां से क्या दिख रहा है भाई, 5 डिवाइड्स, ओके, 5 डिवाइड्स b²। डन। सो 5 डिवाइड b ऑल्सो। ठीक है, डिवाइड करेगा ये, बिल्कुल नो डाउट, है ना। तो अब अगर ये इसको डिवाइड करता है तो पर्टिकुलर कुछ टाइम तो डिवाइड करेगा ना, तो हमने क्या मान लिया, b इज इक्वल्स टू 5d। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। अरे भाई लेकिन इक्वेशन नंबर यहाँ पर अगर हम लोग इसको भी पर्टिकुलर एक कोई नाम दे देते, a इक्वल्स टू 5c, है ना। अब हमारे पास में क्या दिख रहा है भाई, आप ना ये इक्वेशंस के नंबर्स को थोड़ा सा इंटरचेंज कर देना, इसको थर्ड नाम डाल देना, इसको फोर्थ दे देना। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर ही रहे, है ना, तो 6th। अब मुझे थर्ड फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड एंड 5th ना 6th, है ना, मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई a कितना है, a 5c के बराबर है ना। और b कितना है, b तो 5d के बराबर है। अरे लेकिन इनमें क्या हो रहा है, इनमें कॉमन फैक्टर दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना। 5 एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, बट आप क्या अज्यूम करके चले थे कि ए और बी क्या है, एक, दोनों कैसे नंबर्स है, को प्राइम नंबर है, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको तो कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना। here we here we get a common factor। ठीक है, 5। ठीक, अब which is which is रॉन्ग बोल सकते हैं, है ना, विच इज इनकरेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग बोल दिया आपने, विच इज नॉट राइट, रॉन्ग। ठीक है, फॉर आवर अजप्शन, हमने क्या अजप्शन लेके चले थे, आपकी ए और बी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है, मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और ये भाई ये अजप्शन आया कैसे, ठीक है, विच राइजन आवर रॉन्ग। ठीक है, विच अराइजन आर रॉन्ग, अजप्शन ले सकते हैं भाई, आपने ये गलत एज्यूम किया कि जो √5 है वो कैसा है, एक रैशनल नंबर है, तो मतलब जो हमारा अजप्शन था वो गलत था, विच अराइजन आर रॉन्ग अजप्शन। ठीक है, सो वी कैन से दैट √5 कैसा है भाई, वो एक इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल नंबर। ओके ना, वो रैशनल नंबर नहीं है, वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। अच्छा, अगर यहीं पर √5 की जगह पर √3 √2 √7 कोई भी नंबर आ जाएगा ना, करने का मेथड सेम यही रहेगा, बस √5 की जगह पर √2 √7 √3 डाल देंगे हम लोग। ओके,
नेक्स्ट वन इज, बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में, जरा ध्यान से चेक करिएगा आप लोग। द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कभी भी जब आप इरेशनल और रैशनल नंबर का सम करते हैं या डिफरेंस निकालते हैं तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलता है। ध्यान देना है, मतलब अगर 3 एक रैशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, तो दोनों का सम करेंगे तो आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। डन। एंड द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ टू ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर। अगर हम किसी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, मतलब एक रैशनल नंबर 2 हो गया, इरेशनल नंबर 1/√3 ले लिया आपने, या सिंगल √3 भी ले लिया, तो भी हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ओके ना, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। डन। ठीक, मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों का प्रोडक्ट कैसा होता है? इरेशनल होता है। ओके। इफ वी एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर्स, अगर आप दो इरेशनल नंबर ले रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक रैशनल नंबर मिले या इरेशनल नंबर मिले। ओके, ध्यान में रखने वाली चीजें हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। प्रूव दैट 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो भाई फिर से हम लोग उल्टा सपोज करेंगे यहाँ पर कि 3 + √5, एज्यूम कर रहे हैं। ओके, 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर। ओके ना, रैशनल नंबर, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो हम इसे 3 + √5 को a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, दैट √5 को हम a/b -3 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं a-3b करते हुए। अब यहाँ पर देखो, a और b कैसे नंबर्स होते हैं? को प्राइम नंबर ले लिया आपने, ठीक है, बट कोई ना कोई नंबर तो होंगे ना भाई, कोई ना कोई नंबर तो होंगे। अब अगर कोई ना कोई नंबर होंगे तो यहाँ पर भी तो आपको कोई एक नंबर मिलेगा, है ना? मतलब कुछ भी मिल सकता है भाई। आपने इसको सॉल्व किया, सपोज करो 2/3 आएगा, आएगा नहीं, वो अपने अपने नंबर्स के ऊपर में डिपेंड करेगा। बट इन केस 2/3 आ जाता है, ठीक है, तो एक तरफ तो आपने बोल दिया भाई √5 कैसा एक इरेशनल नंबर है, बट जो ये 2/3 है वो तो एक रैशनल नंबर दिख रहा है ना। और क्या ये पॉसिबल है कि रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों इक्वल आ जाए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, a-3b/b इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, बट इरेशनल number is not equals to a rational number. ठीक है, so our assumption is wrong. Finally, 3 + √5 is an irrational number. Okay, same as it is, आप इसको भी ले सकते हैं, आप assumption ले सकते हैं 1/√2 is a रैशनल नंबर। ओके ना, रैशनल नंबर ले लिया आपने। जब ये एक रैशनल नंबर है तो आप इसे a/b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब अगर ये a/b के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो मैं √2 को b/a के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। एग्री करते हो कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब अगर आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो भाई, a और b क्या है, या b/a क्या है? ये तो एक रैशनल नंबर है ना भाई, है ना। तो क्या रैशनल और इरेशनल आपस में बराबर हो सकते हैं? जी नहीं, बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अजम्पशन कैसे हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फाइनली आप लिख सकते हैं कि 1/√2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है भैया। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।